बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लास्ट 6 चैप्टर्स हैं सेकेंड ईयर के। हमारी कोशिश होगी कि हम की पॉइंट्स में इन सब को आज ख़त्म कर लें। ठीक है, तो सॉलिड जो है, सॉलिड इस चैप्टर में हमने सॉलिड को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से स्टडी करना है। सॉलिड को बेसिकली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। एक है ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। एक है ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़, एक है ऑन द बेस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सॉलिड को हमने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिकल, ऑन द बेस ऑफ मैग्नेटिक, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चरल। ठीक है, सॉलिड हमारे पास क्या है? ये स्टेट ऑफ मैटर है। सॉलिड हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है जो जिसकी डिफिनेट शेप है और डिफिनेट ऑफ वॉल्यूम है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हमने इसको डिवाइड किया है कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में, सुपर कंडक्टर्स में, सेमी कंडक्टर्स में, ठीक है। सॉलिड को हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में डिवाइड किया। कंडक्टर जिसमें बिजली पास हो सकती है, इंसुलेटर में बिजली पास नहीं हो सकती है। सेमी कंडक्टर जो है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम से बने होते हैं। 50% कंडक्टिव बिहेवियर रखते हैं, 50% इंसुलेटिव बिहेवियर रखते हैं। रेजिस्टेंस का इसमें टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगी रेजिस्टेंस कम होगी, करंट इसमें ज़्यादा होगी। मतलब ये है कि जितनी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो सिर्फ ये कंडक्टर की तरफ जाएगा, टेम्परेचर को जितना डिक्रीज़ करोगे ये इंसुलेटर की तरफ जाएगा। सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल है कि उनका एक ख़ास टेम्परेचर है जिसको हम कहते हैं TC मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे इस मटेरियल की रेजिस्टेंस 0 के बराबर हो जाती है। ऐसे मटेरियल्स जिनकी टेम्परेचर 0 के बराबर हो जाती है एक ख़ास टेम्परेचर पे, जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। इंसुलेटर्स जिसमें आपके पास करंट बिल्कुल भी पास नहीं होती है, कंडक्टर जिसमें आपके पास करंट पास होती है। सेमी कंडक्टर ये ग्रुप 4 से ताल्लुक़ रखते हैं। सम टाइम बिहेव करते हैं एज अ कंडक्टर, सम टाइम बिहेव करते हैं एज अ इंसुलेटर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हमने इसको डिवाइड किया है पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये 3 तरह के मटेरियल्स में हमने इसको क्या किया है? डिवाइड किया है। अब आपके पास पैरामैग्नेटिक कौन से मटेरियल्स हैं? देखें, पैरामैग्नेटिक आपके पास ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको मैग्नेटिस जो है, मैग्नेटिस वो वीकली अट्रैक्ट करता है, डायामैग्नेटिक को वीकली रिपेल करता है, जबकि फेरोमैग्नेटिक जो है उनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। और वो टेम्परेचर जिस पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो टेम्परेचर जिस पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक, इसको हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर।
ये अहम पॉइंट्स ये सारे अपने साथ नोट करें। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर देखिए, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर हमने इसको डिवाइड किया है क्रिस्टलाइन में, एमॉर्फस में, पॉलीक्रिस्टलाइन में। क्रिस्टलाइन में आपके पास रेगुलर अरेंजमेंट होती है, एटम्स बड़े रेगुलर तरीके से अरेंज होते हैं, और इसकी जो मिसाल आपके पास है वो आप NaCl क्रिस्टल ले सकते हो। कौन ले सकते हो? NaCl क्रिस्टल, ठीक है, या शुगर या डायमंड। जैसे क्लास में अगर स्टूडेंट्स बिल्कुल एक रेगुलर तरीके से बैठे हैं, सबके दरमियान फासला सेम है, इस तरह जब आप किसी एटम के स्ट्रक्चर को एक सारणी के जरिए स्टडी करोगे तो इसमें अगर एटम्स जो है वो बिल्कुल रेगुलर तरीके से अरेंज है, उसमें कोई इधर उधर नहीं है, तो ये आपके पास क्रिस्टलाइन है। एमॉर्फस जो है, एमॉर्फस में एटम्स जो है वो रेगुलर तरीके से अरेंज नहीं होते हैं। इसमें एटम्स जो है वो एक दूसरे से दूर होते हैं, उनमें रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, कुछ एटम्स यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे, तरतीब उसमें नहीं होता है। तो ये आपके पास एमॉर्फस है। एमॉर्फस की बेस्ट मिसाल जो है वो आपके पास ग्लास है या पॉलीमर्स है, रबर है। अब पॉलीक्रिस्टलाइन क्या है? पॉलीमर्फ ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें एक तो आपके पास कहीं जगहों पे पैटर्न ठीक होता है, कहीं जगहों पे पैटर्न ठीक नहीं होता है, एटम्स इधर उधर होते हैं। तो ऐसे मटेरियल जिसमें दोनों नेचर हो, क्रिस्टलाइन भी हो, एमॉर्फस भी हो, तो ये आपके पास पॉलीमॉर्फ है या पॉलीक्रिस्टलाइन है। तो एटम को, सॉलिड को हमने बेसिकली 3 तरीकों से स्टडी किया है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर। अब इसमें एक अहम जो टॉपिक एक और है वो आपके पास है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन कहते हैं बिगाड़ना, वो फोर्स जो एक मटेरियल के शक्ल को बिगाड़ देती है उसको हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन 2 तरह के हैं, एक आपके पास है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और एक आपके पास है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में हम डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी को, वो मटेरियल जो अपने शेप को दोबारा रीगेन कर सकते हैं, वो मटेरियल्स जो अपने शेप को दोबारा रीगेन कर सकते हैं थोड़े से फोर्स लगने के बाद, जैसे कि आपके पास रबर है, तो ये इलास्टिसिटी है। अगर ऐसे मटेरियल्स हैं जो अपने शेप को दोबारा रीगेन नहीं कर सकते हैं, उसमें परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। इसमें परमानेंट चेंज आता है, और ये जो मटेरियल है इसमें टेम्पररी चेंज आ जाता है। अब हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ हमें क्या कहती हैं कि अगर आपके पास एक मटेरियल है और वो इलास्टिक है, क्या है? इलास्टिक, उसके ऊपर आप जो फोर्स लगाते हो और वो इसमें क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सटेंशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्स के एक्स एक्सटेंशन है, या सिंपल स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेन के। अब थोड़ा सा हम स्ट्रेस को समझ लेते हैं। स्ट्रेस किसको कहते हैं? देखें, फोर्स पर यूनिट एरिया जो है ये हमें क्या देता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें एक कंसेप्ट समझ लें, प्रेशर का फार्मूला भी फोर्स पर यूनिट एरिया है और स्ट्रेस का फार्मूला भी फोर्स पर यूनिट एरिया है। प्रेशर को हम डिस्कस करते हैं फ्लूइड्स में और स्ट्रेस को हम डिस्कस करते हैं सॉलिड्स में, ठीक है।
प्रेशर को हम फ्लूइड्स में डिस्कस करते हैं, स्ट्रेस को हम सॉलिड्स में डिस्कस करते हैं। सिंपल, इसका फोर्स पर यूनिट एरिया। अब स्ट्रेन क्या है? फर्ज करिए आपके पास एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग पे हम क्या लगाते हैं? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। ये थोड़ा सा इस तरीके से एक्सपेंड हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सपेंड। तो यहाँ पे हमने जो फोर्स लगाया है एरिया के ऊपर, और इसमें जो चेंजेस लेके आए हैं, मतलब इसमें चेंज तो आया है, इस चेंज को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन। ये एप्सिलॉन बराबर है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल के। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये हमें क्या देगा? स्ट्रेन देगा। अब जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। इसको हम क्या कहते हैं? हुक्स लॉ। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, और इस कांस्टेंट को हम यंग मॉडुलस कहते हैं, और वो बराबर है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। यंग मॉडुलस जो है वो रेशियो है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस की यूनिट आपके पास है पास्कल, और स्ट्रेन जो है इसकी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि इट इज़ द रेशियो बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज़। अब आपके पास है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। इसका पहला टाइप है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या है? अगर आप फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहे हो और वो बॉडी जो है उसमें वन डायमेंशनल चेंज लेके आ रहा है तो टेंसाइल है। इसके बाद है बोर्ड लग दी ख्वाके नखकारी। बोर्ड लगो ना ख्वाके बोर्ड हो बिल्कुल अलता हुमा तो बिल्कुल क्लियर दे हैं। ना सारा लिकल चितास कवे स्क्रीन के नखकारी ख्वाली टेंसाइल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज लेके आती है 2 डायमेंशन। इसके बाद है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया चेंजेस लेके आती है 3 डायमेंशन में। किसमें? 3 डायमेंशन में। इस तरह टेंसाइल स्ट्रेस जो चेंज प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। ये जो 1 डायमेंशनल चेंज आ रहा है टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से, इसको हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। ये जो 2 डायमेंशनल चेंज आ रहा है शेयर स्ट्रेस की वजह से, इसको हम शेयर स्ट्रेन कहते हैं। ये जो 3 डायमेंशनल चेंज आ रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वजह से, इसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। अब आपके पास है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सिंपल आपके पास रेशियो है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और इसमें 3 मॉडुलस हैं। एक आपके पास है यंग मॉडुलस, एक आपके पास है शेयर मॉडुलस, एक आपके पास है बल्क मॉडुलस। ठीक है। यंग मॉडुलस रेशियो है बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन, शेयर मॉडुलस रेशियो है बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन, और बल्क मॉडुलस रेशियो है बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आपका ये वाला चैप्टर जो है ये ख़त्म हो गया है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।
इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर्स में हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे एमिट कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर। मैंने आपको पहले कहा कि ग्रुप 4 से ताल्लुक़ रखते हैं, 50% कंडक्टर बिहेवियर रखते हैं, 50% इंसुलेटर। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो कंडक्टर की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो इंसुलेटर की तरफ जाएंगे। सेमीकंडक्टर को हमने दो में डिवाइड किया है। एक आपके पास है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक हमारे पास है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक आपके पास है प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक आपके पास है इम्प्योर। अगर आपके पास एक सेमीकंडक्टर बिल्कुल प्योर हालत में है, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है, तो ये आपके पास इंट्रिंसिक है। अब इंट्रिंसिक हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? लो कंडक्टिविटी, ये बहुत ही कम करंट देते हैं। क्यों कम करंट देते हैं? क्योंकि अगर हम सिलिकॉन की सेमीकंडक्टर ले लें, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं? 4 रिक्वायर्ड है, क्योंकि 4 इसके साथ अपने हैं, ये ग्रुप 4 से ताल्लुक़ रखता है। अब अगर इसके साथ मैं इस तरह दूसरे सिलिकॉन को अटैच कर लूँ तो फिर इसमें करंट बिल्कुल कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक तरह के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे जिसको हम कहते हैं थर्मली जनरेटेड, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से इसमें प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। अब अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ले लें और इसमें डोपिंग करें, क्या करें? डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या है? एडिंग ऑफ इम्प्यूरिटीज, एडिंग ऑफ इम्प्यूरिटीज, कि हम इसमें कसदन इम्प्यूरिटीज ऐड करें, दूसरे मटेरियल्स हम इसमें ऐड करें। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। और जिस मटेरियल को हम इसमें ऐड करते हैं वो है डोपेंट। डोपिंग हम क्यों करते हैं? टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, ताकि कंडक्टिविटी को हम क्या कर लें? इंक्रीज कर लें। अब दो तरह के हम डोपेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इस्तेमाल करते हैं ग्रुप नंबर 5 से, एक इस्तेमाल करते हैं ग्रुप नंबर 3 से। ग्रुप 5 से इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम कहते हैं पेंटावेलेंट। ग्रुप 3 से इस्तेमाल करेंगे, इसको हम कहते हैं ट्राईवेलेंट। ठीक है, एक पेंटावेलेंट है और एक ट्राईवेलेंट है। पेंटावेलेंट का मतलब यह है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ट्राईवेलेंट का मतलब यह है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसको हमने ऐड करना है किस में? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अब इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि अगर हम एक सिलिकॉन ले लें, देखें हमने ये एक सिलिकॉन लिया है या जर्मेनियम, फर्ज करें इसके साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम क्या करते हैं कि इसमें फास्फोरस ऐड करते हैं। फास्फोरस जो है उसके साथ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम इसको ऐड करते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ फ्री रहेगा क्योंकि चारों ने तो बॉन्ड बना लिया है। अब अगर इस तरह हम बहुत सारे फास्फोरस जो है ये सिलिकॉन में ऐड करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसी वजह से हम इसको कहेंगे एन टाइप मटीरियल। एन टाइप मटीरियल का मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास क्या है? ज़्यादा है। अगर हम इस तरह करें कि सिलिकॉन के साथ जो है हम इसमें कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है
इलेक्ट्रॉन वो आपके पास मेजॉरिटी में है। पेंटावेलेंट में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वैकेंसी होती है, उसको हम कहते हैं होल्स। होल आपके पास माइनॉरिटी में होते हैं, कम होते हैं। ट्राइवेलेंट में ये चीज़ अपोजिट है। उसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसमें एक मटेरियल जो है वो ऐड करते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमने ऐड कर दिया है। 4 तो इसके पास अपने थे। एल्यूमिनियम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक एक उसने शेयर कर दिया है। एक जो है इसके साथ टोटल 7 हो गए, एक जगह पे वैकेंसी पड़ गई, इसको हम क्या कहते हैं, होल। तो ऐसे मटेरियल जिसमें होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वैकेंसी ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं पी टाइप मटेरियल। जिसमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं वो पी टाइप मटेरियल है। जिसमें हम पेंटावेलेंट ऐड करते हैं तो वो एन टाइप मटेरियल है। इसमें आपके पास होल्स जो है वो मेजॉरिटी में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास माइनॉरिटी में होते हैं। इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में और होल्स आपके पास माइनॉरिटी में। अब अगर हम एक मटेरियल ले लें जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और दूसरा मटेरियल ले लें जिसमें होल ज़्यादा है, पी, तो इसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन क्या है, एक आपने लिया है पी टाइप मटेरियल और एक आपने लिया है एन टाइप मटेरियल, दोनों को आपने कनेक्ट किया है, जॉइन किया है। अब देखें, चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इसके पास वैकेंसीज हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे जाते हैं इस तरीके से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पे आपके पास कौन इकट्ठे हो जाते हैं, पॉजिटिव, जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो एक ऐसा टाइम आ जाता है कि यहाँ पे एक बैरियर बन जाता है इस तरीके से। सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे पॉजिटिव हैं, ये एन है, ये आपके पास पी है। इस रीजन को, अब इस रीजन में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे बाउंड इलेक्ट्रॉन है। इसको हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन, खाली जगह, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, वो यहाँ पे चले गए, डिफ्यूजन उन्होंने कर लिया। जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया वहाँ पे आपके पास पॉजिटिव क्रिएट हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई और इसकी वजह से थोड़ा बहुत करंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लेशन रीजन। अब मज़ीद इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। अब अगर ये मटेरियल सिलिकॉन है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 0.7 वोल्ट होगा, ठीक है, 0.7। मिली एम्पेयर करंट जो है वो यहाँ पे होगा, मतलब रिक्वायर्ड होगा कि आप इसको, सॉरी वोल्ट यहाँ पे लगा लें, ठीक है, मिली वोल्ट लगा लें, बहुत कम है। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे जंप करना है तो इस बैरियर को वो क्रॉस करेगा। सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 पोटेंशियल डिफरेंस है ये। इस रीजन को हम, जो यहाँ पे ये पोटेंशियल जो मैंने अभी निकाले हैं, इसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल का मतलब ये है, बैरियर का मतलब क्या है, रुकावट के। अगर आप इस रुकावट को क्रॉस करना चाहते हो, सिलिकॉन के लिए इतना और जर्मेनियम के लिए आपके पास इतना वोल्ट होना चाहिए। अब बायसिंग है, बायसिंग, अगर हम चाहते हैं, देखिए डायोड का सिंबल, इसको डायोड भी कहते हैं, पीएन जंक्शन का दूसरा नाम है डायोड, ये उसका सिंबल है, ये सिंबल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इसका मुकम्मल सिंबल है। अब बायसिंग किसको कहते हैं, बायसिंग इसको कहते हैं कि अगर आपके पास ये P है, ये आपके पास N है, आप इसके साथ बैटरी किस तरीके से लगाते हो।
अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आप P के साथ लगाते हो और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आप N के साथ लगाते हो तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग। अगर आप इस तरह करते हो कि ये आपके पास P है, ये आपके पास N है, आप P के साथ इलेक्ट्रॉन को कनेक्ट करते हो और N के साथ पॉजिटिव को कनेक्ट करते हो, तो इसको हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है ये इन पॉजिटिव को रिपेल करेंगे, ये जो नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन वाली टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगी। यहाँ पे जो पहले से मौजूद पॉजिटिव थे और यहाँ पे पहले से मौजूद जो नेगेटिव थे, देखें ये पॉजिटिव, ये तो मैंने फॉरवर्ड बायसिंग की है, तो ये पॉजिटिव को रिपेल करेंगे, नेगेटिव को रिपेल करेंगे, तो ये जो रीजन है ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में थिन हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन रीजन थिन हो जाता है, रिवर्स में ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये रीजन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थिक हो जाता है। फॉरवर्ड बायसिंग में जो डिप्लेशन रीजन है वो डिक्रीज हो जाता है, रिवर्स बायसिंग में डिप्लेशन रीजन जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, अब आपके पास इसमें दो टर्म्स जो है वो बड़े ज़रूरी हैं। थ्रेशोल्ड वोल्टेज, देखें आपने एक डायोड लिया है, ये P है, ये N है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन जमा हुए हैं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव जमा हो गए हैं। आपने इसको कनेक्ट किया है किस में, फॉरवर्ड बायस में, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब देखें, अब अगर आपने इसको क्रॉस करना है, मैंने पहले भी बताया था कि सिलिकॉन के लिए आपके पास होना चाहिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए आपके पास होना चाहिए 0.3। अब देखें यहाँ पे अगर मैं ग्राफ को ड्रा कर लूँ ना, करंट वर्सेस वोल्टेज, इस साइड पे वोल्टेज है, इस साइड पे आपके पास करंट है, इस साइड पे नेगेटिव वोल्टेज है, इस साइड पे नेगेटिव करंट है। इसको मैंने फॉरवर्ड बायस किया है, एक मैं लेता हूँ उसको मैं रिवर्स बायस करता हूँ। ये आपके पास करंट है, ये आपके पास वोल्टेज है, ये आपके पास करंट है, ये आपके पास वोल्टेज है। देखें अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब आप इसको फॉरवर्ड बायस में करेंगे ना, फॉरवर्ड बायस में आप बाहर से करंट को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहे हो, तो देखें 0.3 सिलिकॉन के लिए ये करंट जो है 0.3 के बाद, जैसे ही आप 0.3 पे पहुंच जाओगे उसके बाद थोड़ी सी अगर आप एनर्जी दोगे नीचे से पोटेंशियल, तो ये करंट जो है वो डायरेक्टली इंक्रीज हो जाएगा। जर्मेनियम के लिए अगर सिलिकॉन है तो 0.7 के बाद डायरेक्टली क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये आपके पास each for the diode in reverse bias the current is very small and calls reverse current। अगर आप रिवर्स की बात करते हो, रिवर्स एक तो फॉरवर्ड की मैंने बात की, देखें ये मैंने जर्मेनियम के लिए कहा, ये मैंने किसके लिए कहा, सिलिकॉन के लिए कहा। फॉरवर्ड बायस में आपके पास जब आप इसको इंक्रीज करते हो तो ये जो करंट इसमें पास होता है ये तकरीबन मिली एम्पेयर में होता है, किसमें होता है, मिली एम्पेयर में, ठीक है।
या मिलीमीटर भी हम इसको कहते हैं, माइक्रोमीटर में भी हो सकता है। ये जो 0.3 और 0.7 के बाद अचानक करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है सिग्निफिकेंटली, उस मिनिमम वोल्टेज को जिसके बाद करंट जो है वो एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है, उसको हम नी वोल्टेज कहते हैं, नी वोल्टेज, या इसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, द मिनिमम वोल्टेज आफ्टर विच अ करंट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली इन फॉरवर्ड बायस पी इन जंक्शन। वो मिनिमम वोल्टेज जो रिक्वायर्ड है कि उसके बाद करंट जो है वो सिग्निफिकेंटली क्या कर ले, इंक्रीज कर ले, किस में, फॉरवर्ड बायस में। तो इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज, या इसको हम कट इन वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, देखें मैंने अभी आपको बात कही कि अगर जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट मिनिमम थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, इसके बाद एब्रप्टली करंट इंक्रीज होगा। अगर मैं बात करूं रिवर्स की, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, देखें अब अगर आपने इसको रिवर्स बायस में किया है, ये P है, ये आपके पास N है, इसके साथ आपने कनेक्ट किया है नेगेटिव को, इसके साथ आपने कनेक्ट किया है पॉजिटिव को, और आप मुसलसल करंट जो है उसको इंक्रीज कर रहे हो, नीचे से जो वोल्टेज है वो इंक्रीज कर रहे हो, तो ये जो रीजन है ये मुसलसल इंक्रीज होगा। इसमें थोड़ा सा करंट जो होगा उसको हम लीकेज करंट कहेंगे, जो कि आपके पास होल्स की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा, होल्स की वजह से। मैं 1 मिनट में आता हूं। अच्छा, अच्छा, रिवर्स सिचुएशन करंट, देखें यहां पे जो थोड़ी बहुत करंट जाती है, जो मैंने कहा कि आपके पास लीकेज करंट होती है या आपके पास रिवर्स करंट होती है, ये बहुत कम होती है, 0.05 माइक्रो एम्पेयर या 0.02 माइक्रो एम्पेयर, ये करंट तकरीबन इतनी होती है। अब अगर हम क्या करें कि नीचे से ये जो वोल्टेज है इसको मज़ीद इंक्रीज करें, तो ये डिप्लेशन रीजन जो है ये मज़ीद ओपन होगा, मतलब ये इस तरह खुलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो बैरियर हमने यहाँ पे लगाया था वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा और बहुत लार्ज करंट जो है वो फ्लो करेगा। इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं ज़ीनर इफ़ेक्ट, ज़ीनर इफ़ेक्ट। और इस वक्त जो आपके पास अचानक इतना ज़्यादा करंट आ जाता है, जैसे कि आप ये कहें कि जैसे पहाड़ से बर्फ़ का एक बड़ा तोदा गिरता है, इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं एवेलांची इफ़ेक्ट। जब हम रिवर्स करंट को मुसलसल इंक्रीज करेंगे तो आपके पास ये जो बीच में पोटेंशियल बैरियर है ये इंक्रीज होगा, डिप्लेशन रीजन। एक टाइम आएगा कि ये टूट जाएगा और बहुत लार्ज करंट फ्लो करेगा, इसको हम एवेलांची इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, या ज़ीनर इफेक्ट क्या है, इट वेरी हाई रिवर्स बायस द करंट सडनली इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड ज़ीनर इफेक्ट। ज़ीनर इफेक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ heavily doped p-n junction. If the reverse bias increase lightly doped p-n junction, majority carrier attain a high velocity and knock down. ठीक है, एवेलांची इफेक्ट और ज़ीनर इफेक्ट में थोड़ा फर्क है। ठीक है, ज़ीनर इफेक्ट क्या है कि इट वेरी हाई रिवर्स बायस ब्रेक डाउन वोल्टेज द करंट सडनली इंक्रीजेस। जब हम इसको बहुत ज़्यादा हाईली रिवर्स बायस करेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा
कि यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है इसके अंदर पहले से जो पॉजिटिव है इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, और ये जो नेगेटिव है यहाँ पे जो नेगेटिव क्लियर है इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो करंट थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जब ये चीज़ टूट जाएगी, जैसे कि बंद टूट जाता है तो पानी का एक बहुत बड़ा फ्लो आ जाता है, उस इफेक्ट को इस तरह यहाँ पे जब ये टूट जाता है तो बहुत बड़ा जो है करंट का एक आप कंसिडर कर लें कि एक सैलाब आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एवेलांची इफेक्ट। अब आपके पास इसमें एक टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ईसी को कन्वर्ट करते हैं डीसी में। ईसी को कन्वर्ट करते हैं किस में, डीसी में, और जिस डिवाइस के ज़रिए कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में दो तरह के हैं, एक आपके पास है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, एक आपके पास है फुल वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरह काम करता है, देखिए यहाँ पे हमने इसके साथ ईसी कनेक्ट की है। ईसी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब इसको देख लें, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ईसी आपको पता है कि ईसी जो है वो अपने साइकिल्स जो है वो क्या करता है, ईसी अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करता है। ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। पहले हाफ साइकिल में ये इस तरह काम करेगा, लेकिन जब एक सेकंड के अंदर ये 50 दफ़ा पॉजिटिव होता है, ये 50 दफ़ा ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, इस तरह ये भी होता है, चेंज होते हैं। तो जैसे ये चेंज हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, तो फिर ये काम नहीं करता है, ये आपके पास इस तरह स्ट्रेट लाइन देता है। फिर दोबारा जब ये पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, फिर ये काम करता है इस तरह। देखिए अब अगर एसी का जो हाफ साइकिल है, ईसी का, ईसी मुकम्मल इस तरह होता है, फुल साइकिल है, ये वो हाफ साइकिल को ख़त्म कर देता है। तो हाफ ईसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में, हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में इस तरह दो डायोड्स लगे होते हैं, अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो ये वाली जगह काम करेगी, ये रिवर्स में होगा फर्स्ट हाफ साइकिल में, फिर सेकेंड हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड में होगा, ये किस में होगा, रिवर्स में होगा। ये इस तरह फिर काम करेगा। ये ईसी की फुल वेव जो है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा। अब इसके बाद आपके पास है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपके पास 3 टर्मिनल डिवाइस है। इसमें हम क्या करते हैं कि या तो हम एक P जो है वो 2 N के दरमियान इंसर्ट करते हैं, या हम एक N जो है वो 2 P के दरमियान इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर में या तो हम 2 N टाइप के दरमियान एक P टाइप सैंडविच करते हैं, या 2 P के दरमियान एक N टाइप जो है वो इंसर्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर का मतलब ये है कि ट्रांसफर रेजिस्टेंस, इसको हम कहते हैं NPN ट्रांजिस्टर, जिसमें एक P जो है वो 2 N के दरमियान है, और इसको हम कहते हैं PNP ट्रांजिस्टर, जिसमें एक N जो है वो 2 P के दरमियान
आपके पास सैंडविच है। अब इसमें 3 रीजन्स होते हैं ट्रांजिस्टर में, ये P है, ये N है, ये P है। ये वाला रीजन बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इसको हम कहते हैं बेस। ये बहुत ज़्यादा थिन होता है, लाइटली डोप होता है। ये जो पहले यहाँ पे है जो दरमियाना साइज़ के है, इससे छोटा है और इससे बड़ा है, इसको हम क्या कहते हैं? एमिटर। एमिटर जो है उसका साइज़ मेटल होता है और ये हाईली डोप होता है, इसमें डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है। जबकि कलेक्टर जो है, इसको कलेक्टर कहते हैं, इसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होता है। ये लाइटली डोप्ड होता है, डोपिंग इसमें कम होती है, डोपिंग कंसंट्रेशन, लेकिन एरिया जो है वो आपके पास लार्ज होता है, लार्ज साइज़ का बना होता है। इसमें हम जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, NPN इस्तेमाल करते हैं। इसका जो सिंबल है वो इस तरह है NPN का। जहाँ पे आपके पास पॉइंटर बाहर निकला होता हो NPN, नो पॉइंटर इन, अगर इस तरह लगा है, पॉइंटर इनसाइड है, तो इसका मतलब ये आपके पास है PNP। पॉइंटर आउटसाइड है तो NPN, पॉइंटर इनसाइड है तो आपके पास PNP। अच्छा, अब इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हम 3 तरीक़ों से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एक है कॉमन बेस। कॉमन बेस का मतलब ये है कि हम इस तरह करते हैं, इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव, इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं नेगेटिव, फिर इस तरह यहाँ पे करते हैं, इसके साथ नेगेटिव और इसके साथ पॉजिटिव। बेस जो है वो दोनों के दरमियान कॉमन होता है, इसको हम कहते हैं कॉमन बेस। अगर आप इस तरीके से कर लें, NPN, फॉर एग्जाम्पल ये एमिटर है, एमिटर को दोनों के दरमियान क्या कर लें? कॉमन कर लें। अगर एमिटर कॉमन है तो कॉमन एमिटर है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर बेस कॉमन है तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह अगर कलेक्टर कॉमन है तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से। हम इसमें एमिटर बेस जंक्शन जो है उसको हमेशा फॉरवर्ड बायस रखते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है उसको हम हमेशा रिवर्स बायस रखते हैं। और इसको, इस रीजन को हम कहते हैं, इसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, मतलब ये एक फॉरवर्ड बायस में हो, एक आपके पास किस में हो, रिवर्स बायस में हो। इस रीजन को हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन, जिसमें एक फॉरवर्ड में हो, एक रिवर्स में हो। अगर दोनों जंक्शन वो आपके पास रिवर्स बायस में हो तो कोई करंट नहीं होगा। इस रीजन को हम कहते हैं कट ऑफ रीजन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी, ये सैचुरेशन रीजन नहीं है, इसको हम एक्टिव रीजन कहते हैं। जब एक रिवर्स में हो, एक फॉरवर्ड में हो तो एक्टिव रीजन है। अगर दोनों रिवर्स में है तो इसको हम कट ऑफ रीजन कहते हैं। अगर दोनों जो है वो फॉरवर्ड में है तो इसको हम फिर सैचुरेशन रीजन कहते हैं। अगर एमिटर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस है, इस तरह है NPN। बैटरी का नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसके साथ भी इस तरह नेगेटिव कनेक्ट है और इसके साथ इस तरह पॉजिटिव कनेक्ट है। दोनों फॉरवर्ड में है तो ये आपके पास सैचुरेशन रीजन है, दोनों रिवर्स में है तो ये आपके पास कट ऑफ रीजन है, दोनों आपके पास एक फॉरवर्ड है एक रिवर्स है तो ये आपके पास एक्टिव रीजन है। एक्टिव रीजन में बहुत अच्छा काम करता है।
इसके बाद एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर क्या करता है, या ये आपके पास एक डिवाइस है जो ईसी की स्मॉल वैल्यू को इंक्रीज करता है, एनहेंस करता है। एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन क्या है, ये आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ईसी जो है, ईसी, ये ईसी वोल्टेज या करंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ईसी वोल्टेज या करंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। एक मिनट। ट्रांजिस्टर इज एन एम्पलीफायर। देखें, ये बेसिकली हम इसको ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं, और ट्रांजिस्टर जो है उसको हम एज ए एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर के सारे फंक्शंस हैं। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। सर स्कूल छुट्टी नहीं की या फिर हो जाना ना मुंग वाले लग लेट भी। अच्छा, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जो है, फिजिक्स को हमने बेसिकली दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है। एक आपके पास है क्लासिकल फिजिक्स, एक आपके पास है क्वांटम फिजिक्स। सॉरी, मॉडर्न फिजिक्स यहाँ पे लिख लें। क्लासिकल फिजिक्स में जी मैथ्स कर को बस दाता खत्म हुआ है ना, बाद में भी मैथ शुरू को वो न सर तासु यो चैप्टर को या ना दो चैप्टर है मौके डिटेल सर मौके कल सुम वर्ता हुआ है सर वो चली डिटेल सर करे बारो से मने। क्लासिकल फिजिक्स जो है उसमें हम 1890 से पहले फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसमें आपके पास मैक्रोस्कोपिक बॉडीज होती हैं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स जो है, और इसमें जो ज़्यादा काम किया है क्लासिकल फिजिक्स में वो किया है न्यूटन ने, और इसमें जो भी मसले आते हैं वो हम मैक्सवेल्स इक्वेशन के ज़रिए सॉल्व कर लेते हैं। मॉडर्न फिजिक्स जो है वो 1890 के बाद, मतलब 19वीं सदी से स्टार्ट हुआ है। 19वीं सदी से पहले जो हम फिजिक्स में चीज़ें पढ़ते थे वो क्लासिकल में आती थी, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला जो है वो आपके पास आया है। क्या मसला आया है कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो ना तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन कर रहा था प्रॉपरली, ना पेयर प्रोडक्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा था, ना कॉम्पटन इफेक्ट को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रहा था। मतलब क्लासिकल फिजिक्स जो थ्योरी लिख लेता था वो एक्सपेरिमेंट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। तो एक नए फिजिक्स जो है उसकी ज़रूरत पड़ी, और उसका नाम था मॉडर्न फिजिक्स। 1890 से उसकी इब्तिदा हुई है, मतलब 1900 में आइंस्टाइन ने 2 पब्लिकेशंस किए थे। एक आपके पास थी स्पेशल रिलेटिविटी, और एक आपके पास थी जनरल रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी हमारे बुक में नहीं है, लेकिन याद रखिए ये स्पेस और टाइम के मुतालिक है। ये हमें बताती है कि स्पेस जो है और टाइम जो है उसमें किस तरह का रिलेशनशिप है। ग्रेविटी जो है वो स्पेस के ऊपर किस तरह इफेक्ट होती है टाइम के ऊपर, और ग्रेविटी स्पेस टाइम का कर्वेचर है। मतलब इसमें बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं।
मॉडर्न फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं और इसमें हम हाई स्पीड ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में हम लो स्पीड ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम स्पीड से जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हम हाई स्पीड, इसमें जो स्पीड है वो अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। इसमें स्पीड जो है वो वेरी 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 लेस देन सी, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा कम होता है। अब आपके पास इसमें एक कॉन्सेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं? एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम विच एन इवेंट इज ऑब्जर्व्ड। इवेंट किसको कहते हैं? इवेंट कहते हैं समथिंग फिजिकल हैपनिंग। यार इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि बस मैं क्या बताऊं, तंग आ गया हूं। कल से मैं मोबाइल जो है उसकी नोटिफिकेशन ऑफ करूंगा तो थोड़ा बहुत मुझे भी फ़ायदा होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे कि आपके पास ये एक्स वाई जेड, ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें कोई इवेंट हो जाए और हम जिस पॉइंट से उसको ऑब्जर्व कर ले उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखें आपके पास दो तरह के कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट है एब्सोल्यूट और एक कंसेप्ट है रिलेटिव। एक कंसेप्ट एब्सोल्यूट है और एक कंसेप्ट आपके पास रिलेटिव है। एब्सोल्यूट कंसेप्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, रिलेटिव कंसेप्ट जो है वो डिपेंडेंट है ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसका मतलब क्या है? कोई डिपेंडेंट है, कोई इंडिपेंडेंट है। दो अंकल थे हमारे, एक हमारे पास था न्यूटन और एक का नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता था कि दुनिया में हर चीज़ रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब क्या है? ये एक लिफ्ट है, इसमें मैं हूं और मेरे साथ शानदाना है फर्ज करें, और हम ऊपर जा रहे हैं और आप यहाँ पे खड़ी हैं कलसूम नीचे हमें देख रही है। तो मैं और शानदाना तो एक ही लिफ्ट में हैं, हम तो कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं। लिफ्ट के अंदर अगर हम देख लें लिफ्ट से तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लिफ्ट अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिफ्ट ले लूँ तो हम दोनों एक दूसरे के मुताबिक किस में हैं? रेस्ट में हैं। लेकिन लिफ्ट चूंकि ऊपर जा रहा है, हम दोनों भी ऊपर जा रहे हैं, तो आपके मुताबिक हम किस में हैं? मोशन में हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक इवेंट जो है वो एक टाइम पे रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, डिपेंड करती है किस पे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां से हम इवेंट को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। आइंस्टाइन हर चीज को क्या, न्यूटन का कंसेप्ट रिलेटिव नहीं था, वो एब्सोल्यूट था। लेकिन अब देखें आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम भी रिलेटिव है। टाइम रिलेटिव का मतलब क्या है? आइंस्टाइन कहता था कि अगर एक इंसान स्पेस में है और एक इंसान अर्थ पे है, स्पेस वाला जो है वो स्पेस में बहुत तेज स्पीड के साथ जा रहा है, तो उसका टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग होगा, वो लंबे अरसे तक जवान रहेगा। लेकिन अर्थ पे अगर स्पीड कम है तो उसका टाइम प्रोलॉन्ग नहीं होगा, वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन कह रहा था कि स्पीड ऑफ लाइट भी रिलेटिव है। ये कह रहा था कि स्पीड ऑफ लाइट भी रिलेटिव है। मतलब यह है कि लाइट की स्पीड रिलेटिव है। आप किसी दूसरे अगर प्लेनेट में चले जाओगे वहां पे स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन आइंस्टाइन कहता था कि नहीं यार ये क्या कर रहे हो, ये तो रिलेटिव नहीं है। और ये टाइम को एब्सोल्यूट ले रहा था न्यूटन। न्यूटन कह रहा था कि टाइम एब्सोल्यूट है, एक्स
वाई जेड एंड टी, टाइम जो है वो डिपेंड नहीं करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जबकि आइंस्टाइन कहता है कि नहीं, डिपेंड करता है। एक्स वाई जेड एंड टी फोर्थ डायमेंशन का कंसेप्ट दिया था, इसने कहा था कि नहीं 3 डायमेंशन है। अब आपके पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 पोस्टुलेट्स हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 2 पोस्टुलेट्स हैं, और वो 2 पोस्टुलेट्स क्या है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, देखें। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक है कि अगर आपके पास इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम का मतलब यह है कि एक्सेलरेशन आपके पास किस चीज़ के बराबर है, 0 के, तो न्यूटन लॉज विल गिव द सेम रिजल्ट, न्यूटन लॉज विल गिव सेम रिजल्ट्स। मैं अभी थोड़ा समझाता हूँ। अगर आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है, इनर्शियल का मतलब यह है कि उसमें एक्सेलरेशन 0 के बराबर है। एक्सेलरेशन 0 के बराबर है तो इसका मतलब बॉडी या तो रेस्ट में है या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, बॉडी या रेस्ट में है या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसके 2 पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट ये है कि द स्पीड ऑफ लाइट विल गिव द सेम रिजल्ट इन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम कौन सा है, जिसमें एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इसका मतलब बॉडी या तो रेस्ट में है या किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। और दूसरा इसका पोस्टुलेट था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपके पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब यह है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है, एयर में है, मीडियम चेंज नहीं कर रहा है, तो ये हमेशा बराबर होगा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कहाँ पे मौजूद हैं, आप कितने तेज जा रहे हैं, कितने स्लो जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। एक आपके पास है मास वेरिएशन। मास वेरिएशन का मतलब क्या है, मास वेरिएशन का मतलब यह है कि m इज इक्वल टू के m0 1 - v² डिवाइडेड बाय c², कि ये मास रिलेटिविस्टिक मास है, ये आपके पास रेस्ट मास है। रिलेटिविस्टिक मास हमेशा ग्रेटर होगा किससे, रेस्ट मास से, और v जो है वो कभी भी c के बराबर नहीं हो सकती है। अगर हम यहाँ पे v को c के बराबर पुट कर लेंगे तो रिलेटिविस्टिक मास आपके पास क्या आएगा, इनफाइनाइट। दिस इज इम्पॉसिबल। सिंपल सी बात है कि अगर एक बंदा कहीं बैठा है तो उसका मास कम होगा, अगर कहीं एक बंदा बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ जा रहा है तो उसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको हम क्या कहते हैं, मास वेरिएशन। इसके बाद आपके पास है लेंथ कंट्रैक्शन। मैं सिंपल समझाता हूँ। अगर शानदाना को आप एक ऐसी गाड़ी में बैठाओ जो बहुत हाई स्पीड के साथ जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि शानदाना का मास जो है वो अब कांस्टेंट नहीं होगा, उसका रिलेटिविस्टिक मास होगा। लेंथ कंट्रैक्शन, अगर आप यहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ इस तरह आगे जो है वो मूवमेंट कर रही है, तो अगर यहाँ पे आपकी हाइट जो है वो आपको लगेगी कि 5 फीट है, यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रैक्ट होगी, 4.9 फीट नज़र आएगी। इसको हम लेंथ कंट्रैक्शन कहते हैं। स्पीड के साथ लेंथ पर भी चेंज आता है, तो L इज इक्वल टू के L0 1 - v² डिवाइडेड बाय c²। इसके बाद है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन का मतलब ये है कि T इज इक्वल टू T0 1 - v² डिवाइडेड बाय c², कि अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है और वो किसी प्लेनेट स्पेस व्हीकल में है, तो इसका मतलब यह है कि उसका टाइम प्रोलॉन्ग होगा। और वो अर्थ पे मैं यहाँ पे अर्थ पे मौजूद हूँ और आप वहाँ पे स्पेस में हैं, 20 साल गुजर गए, तो 20 साल में मैं तो बूढ़ा हो जाऊँगा, आप स्टिल यू विल बी यंग। ये आपके पास टाइम डायलेशन है।
अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक आपके पास है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। रेडिएशंस क्या है? रेडिएशंस किसको कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं जब एक बॉडी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर होती है, उससे क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये आपके पास क्या है? रेडिएशंस। रेडिएशन आपके पास कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। रेडिएशन बॉडी से कब निकलती है? जब टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी ग्रेटर होता है किससे? सराउंडिंग से। तो इस केस में रेडिएशन एमिट होते हैं। अगर टेम्परेचर ऑफ ए सराउंडिंग ग्रेटर है किससे? बॉडी से। तो इस केस में रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं। अब ब्लैक बॉडी आपके पास क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी पहले आपके पास क्या है? ब्लैक बॉडी आपके पास एक ऐसी बॉडी है जो 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं जो उसके ऊपर पड़ते हैं, और 100% रेडिएशन को एमिट करती हैं जो उसके ऊपर पड़ते हैं। हालांकि दिस इज़ इम्पॉसिबल कि दुनिया में कोई ऐसी बॉडी हो जो 100% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर ले और 100% रेडिएशंस को एमिट भी कर ले। एक आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है, एक आपके पास थर्मल रेडिएशंस है। थर्मल रेडिएशन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर पे, एक नेचर ऑफ ए ऑब्जेक्ट पे। ब्लैक बॉडी जो है सिंपल आपके पास ये इस तरह एक कैविटी है, आप कंसिडर कर लें कि ये एक कैविटी है। ये आपके पास एक कैविटी है, इसको अंदर से हमने बिल्कुल ब्लैक किया है। इसमें आपके पास रेडिएशन एंटर होती है, इस तरह सक्सेसिव रिफ्लेक्शन करती है और इसके अंदर क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब। तब तक ये एब्जॉर्ब होती है जब तक इस बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। अगर बराबर हो गया तो थर्मल इक्विलिब्रियम है, अगर इसका ग्रेटर हो गया तो फिर ये रेडिएशन दोबारा इसको क्या करेगी? एमिट। जितने रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब किए हैं उतने दोबारा ये क्या करेगी? एमिट करेगी। अब इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया था। एक साइंटिस्ट जिसका नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन, उसने कहा था कि ब्लैक बॉडी जो है उसमें जो एनर्जी आपके पास एब्जॉर्ब या एमिट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है T⁴। इसका मतलब यह है कि अगर आप टेम्परेचर को डबल कर लें तो एनर्जी जो है वो कितने टाइम इंक्रीज होती है? 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 टाइम्स। इस लॉ को हम कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे, E = सिग्मा T⁴। इसको हम स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं और स्टीफन कांस्टेंट आपके पास बराबर है 5.67 × 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। दो साइंटिस्ट और आए थे, एक का नाम था रिलाय जीन्स, एक का नाम था रिलाय जीन्स और एक का नाम था वीन्स। इसने जो काम किया था वो काम किया था लॉन्ग वेवलेंथ के लिए, इसने जो काम किया था वो था शॉर्ट वेवलेंथ के लिए। एक कह रहा था कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलती है वो फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल कर्व जो उसने ड्रा किया था, देखें ये आपके पास कर्व है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। एक्चुअल कर्व इस तरह थी, फर्ज करें तो ये जो बंदा था इसने काम किया था लॉन्ग वेवलेंथ पर। एक की कर्व इस तरीके से आ रही थी, एक की कर्व इस तरीके से आ रही थी। एक की थी लॉन्ग वेवलेंथ के लिए, एक की थी शॉर्ट वेवलेंथ के लिए। इसमें एक बहुत बड़ा मसला था क्लासिकल और मॉडर्न का। क्लासिकली जब हम ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स कहता है
कि ब्लैक बॉडी जो यहाँ पे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है ये कंटिन्यूस फॉर्म में करती है, हर तरह की वेवलेंथ और एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। जबकि मॉडर्न फिजिक्स में जब आपके पास प्लैंक्स आ गया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी उसने पेश की, प्लैंक्स ने क्या कहा कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस निकलते हैं या जो एब्जॉर्ब करते हैं वो हर वेवलेंथ की नहीं होती हैं। वो रेडिएशन जो है वो आपके पास डिस्क्रीट होते हैं। क्या होते हैं? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि वो पैकेट्स फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? पैकेट्स फॉर्म में। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो एब्जॉर्ब करती है या जो एमिट करती है वो किस फॉर्म में होती है? वो पैकेट्स फॉर्म में होती है। फोटॉन्स उससे निकलते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। और उसने एक फार्मूला भी दिया था, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रिक्वेंसी के है। अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं तो E इज़ इक्वल टू HF या E इज़ इक्वल टू NHF। इसमें H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 क्रॉस 10 की पावर -34 जूल पर सेकेंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। n जो है वो आपके पास नंबर्स हैं 0, 1, 2, मतलब या तो एक फोटॉन होगा या दो होंगे या तीन होंगे या चार होंगे। इस तरह नहीं होगा कि ये हर तरह की वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। मैं कंटिन्यूस, क्लासिकल थ्योरी कहता है जैसे नलके से पानी कंटिन्यूसली गिर रहा होता है, कि इसके मतलब ये है कि ब्लैक बॉडी के पास जो एनर्जी आती है, जो एब्जॉर्ब करता है, जो एमिट करते हैं, वो कंटिन्यूस में होता है। हालांकि जब एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, क्वांटम थ्योरी पेश की गई, तो इसमें ये चीज़ जो है वो आपके पास साबित हो गई कि नहीं, इसके पास फोटॉन्स आते हैं, एक फोटॉन, दो फोटॉन, तीन फोटॉन। आपके पास क्या है? फोटॉन आपके पास है डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटॉन आपके पास है डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद आपके पास है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। मैटर जो है वो रेडिएशंस के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है? देखिए, अगर फोटॉन जो है वो उसकी एनर्जी कम है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और वो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इससे एक फिनोमेना होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर फोटॉन की एनर्जी जो है वो ग्रेटर है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और कम है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो इस केस में आपके पास ये क्या करेगा? ये पेयर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैं, ये करेगा कॉम्पटन इफेक्ट। अगर फोटॉन की एनर्जी ग्रेटर है या इक्वल है किसके? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो ये आपके पास करेगा, ये आपके पास कॉम्पटन इफेक्ट है, ये आपके पास फिर करेगा पेयर प्रोडक्शन। अब हम थोड़ा थोड़ा इसको जो है हाईलाइट कर लेते हैं। ये आपके पास एक फोटॉन है, इसकी एनर्जी जो है वो कम है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। यहाँ पे आपके पास एक मेटल पड़ा है, ये फोटॉन इस मेटल पे पड़ता है। जैसे ये फोटॉन इस मेटल पे पड़ता है तो उसके अंदर पहले से मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उसको अपनी एनर्जी दे देता है और इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से एमिट करता है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक ऐसा फिनोमेना जिसमें एक ख़ास फ्रीक्वेंसी का फोटॉन एक मेटल के सरफेस के ऊपर पड़ता है और उससे क्या रिलीज़ करवाता है? इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाता है। याद रखें, इस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी जो होगी उसका नाम होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इस फोटॉन के लिए जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। अगर फ्रीक्वेंसी लेस है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से नहीं जाएगा। जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। हाँ, जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना यहाँ पे करंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। और इसका फार्मूला है E इज इक्वल टू पाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। E हमारे पास बराबर है HF के और पाई हमारे पास है HF नॉट और प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। एक ये आपके पास एक फोटॉन आ गया, यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। फोटॉन के पास जो एनर्जी है वो आपके पास है E इज इक्वल टू HF, और ये जब इसको यहाँ से निकाल लेता है तो थोड़ी एनर्जी जो है वो निकालने में चली जाती है और थोड़ी जो है वो जब यहाँ पे मोशन करता है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगर इसके पास सिर्फ इतनी एनर्जी है जो वर्क फंक्शन के बराबर है, ये इसको यहाँ से सिर्फ मेटल से निकाल लेगा, फिर ये कहीं पर मूवमेंट नहीं करेगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसका फिनोमेना आप इस्तेमाल करते हैं सोलर सेल्स में। जो आपके घरों के ऊपर अभी सोलर सेल्स लगे हैं, सोलर पैनल्स जो है उसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, एक मेटल सरफेस के ऊपर फोटॉन पड़ते हैं, उससे क्या एमिट करते हैं? इलेक्ट्रॉन, इनसे बिजली बनती है। अब इसके बाद आपके पास है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? अगर आपके पास इस तरीके से एक फोटॉन आ रहा है, इस फोटॉन की एनर्जी ग्रेटर है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और इसकी एनर्जी लेस है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और फिर यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाएगा और फोटॉन दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास फोटॉन है, ये उसका एक्सिस लाइन है। यहाँ पे एंगल बनाएगा पाई, यहाँ पे एंगल बनाएगा आपके पास ये यहाँ पे थीटा बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा पाई। सिंपल सी बात है, जब एक हाई एनर्जी का फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कि रेस्ट में है उस पर पड़ता है, उसके साथ टकराता है, तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है, लेकिन इसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट। द फिनोमेना इन विच अ फोटॉन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इज स्कैटर्ड बाय इलेक्ट्रॉन एंड द स्कैटर्ड फोटॉन हैव फ्रीक्वेंसी f लेस देन द इंसिडेंट फोटॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। एक ऐसा फिनोमेना जिसमें आपके पास एक हाई एनर्जी फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो कि रेस्ट में है टकरा जाता है। पहले उसकी एनर्जी ज़्यादा थी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, वेवलेंथ कम था, बाद में उसकी एनर्जी कम हो गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, वेवलेंथ ज़्यादा हो गया, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आपके जो है MCQs में आ सकता है वो है डेल्टा लेमडा। जो वेवलेंथ में चेंज आ जाता है इसको हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, और वो बराबर है H डिवाइडेड बाय m0 c स्क्वेयर इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। अब देखें, अगर ये जो फोटॉन है
देखिए ये फोटान आ गया, ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से चला गया, फोटान इस रास्ते चला गया, दोनों के दरमियान एंगल आपके पास 180 बन गई। अब सोचें, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस काज ऑफ 180। डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच माइनस एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस काज 180 से क्या आता है -1, तो डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2h एम नॉट सी स्क्वायर। सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ में चेंज आएगा, शिफ्ट आएगा, वो 180 एंगल पे होगा। अगर एंगल अब मैं यहाँ पे 0 पुट कर लूँ तो वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर एंगल मैं 90 पुट कर लूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी, ये इसमें 90 एंगल होगा। अगर फोटान इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा जाए फिर वापस आ जाएगा, फिर एंगल आपके पास 180 बनेगा। 90 पे आपके पास वेवलेंथ में चेंज आएगा, लेकिन इतना मैक्सिमम नहीं आएगा जितना 180 पे आएगा। 0 पे वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर एक फोटान है, उसकी एनर्जी ग्रेटर है या बराबर है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ, और वो यहाँ पे एक न्यूक्लियस के साथ टकराता है, तो फिर इनसे दो पार्टिकल्स बनेंगे, एक पॉजिट्रॉन होगा, एक आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। दिस इज अ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इज अ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम मास, सेम चार्ज but opposite sign. It is also called positive electron। और इस प्रोसेस में फोटान जो है वो आपके पास एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों आपके पास पार्टिकल हैं। इस प्रोसेस में बेसिकली एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, मैटर में, मास में। इसको हम मटेरियलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मटेरियलाइजेशन। ये तीनों लॉज को ओबे करता है, चारों को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर फोटान आ गया, न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन उसने की, क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शन थी, क्वांटम लेवल पे इंटरेक्शन थी, उससे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बन गए। अब अगर मैं पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को आपस में इंटरेक्ट कर लूँगा तो इन दोनों से दोबारा क्या बनेगा, फोटान बनेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेयर एनहिलेशन। ऊपर वाले को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, जिसमें एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो गई। इसमें फिर आपके पास मैटर किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। पेयर एनहिलेशन में पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। ऊपर में एनर्जी जो है वो आपके पास न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करके पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बनाती है। अब एक और थ्योरी है, वेव नेचर ऑफ ए पार्टिकल। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, इसमें इंपॉर्टेंट जो आपके पास फार्मूले हैं इस चैप्टर में, एक आपके पास है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, एक आपके पास है E इज इक्वल टू PC, एक आपके पास है E इज इक्वल टू HF, एक आपके पास है E इज इक्वल टू HC डिवाइडेड बाय लेमडा। ठीक है, ये जो बंदा है वेव नेचर ऑफ ए पार्टिकल, ये बेसिकली डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट था, उसने ये प्रूव करवाया था कि लेमडा इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई P या लेमडा इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई MV, कि इस दुनिया में अगर कोई पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, तो उसके साथ वेव भी होगी, कि हर एक पार्टिकल जो है वो वेव बिहेवियर शो करेगा और हर एक वेव जो है उसका पार्टिकल बिहेवियर भी होगा। लेमडा को हम इस्तेमाल करते हैं वेव के लिए और P मोमेंटम को हम इस्तेमाल करते हैं पार्टिकल के लिए। पार्टिकल वेव जो है वो शिफ्ट करता है। अब इसके बाद एक लास्ट जो है इसमें आपके पास है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि डेल्टा P डॉट डेल्टा X इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू H,
कि अगर आप किसी पार्टिकल की पोजीशन को सर्टन करें, लोकेट करें, तो इसकी मोमेंटम अनसर्टन होगी। मतलब ये है कि आप तो बहुत लो लेवल पे पार्टिकल्स को स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को, फोटॉन को। अगर मैं आपको कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली यहाँ पे मौजूद है, मैंने पोजीशन स्पेसिफाई कर लिया, तो इसकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अगर मैं मोमेंटम को स्पेसिफाई कर लूँ तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और यहाँ पे h बराबर है 6.63 क्रॉस 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिंपल मतलब ये है कि हम एग्जैक्टली किसी भी पार्टिकल की मोमेंटम और पोजीशन को फाइंड नहीं कर सकते हैं, ना हम उसकी एनर्जी और टाइम को एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी। अगर हम एनर्जी को एग्जैक्टली फाइंड कर ले तो टाइम में अनसर्टेनिटी आएगी, टाइम को एग्जैक्टली फाइंड कर ले तो एनर्जी में अनसर्टेनिटी आएगी। इस प्रिंसिपल का सिंपल मतलब यह है कि सिमल्टेनियसली हम किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते हैं। एक फाइंड करेंगे तो दूसरे में अनसर्टेनिटी आएगी, दूसरा फाइंड करेंगे तो तीसरे में आपके पास अनसर्टेनिटी आएगी। तो ये आपका मॉडर्न फिजिक्स भी ख़त्म हो गया है। बस ये काफ़ी है, 2 चैप्टर्स हैं, वो मेरे ख्याल से 1 घंटे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू सर।